हेलो माय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। टॉपिक्स पढ़ रहे हैं सारे। लास्ट क्लास में हमने विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा था। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, उसकी अक्ष पर और उसकी निरक्ष पर। अब हमें विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण ज्ञात करना है, टॉर्क ज्ञात करना है। बल आघूर्ण होता क्या है तो वो हमने पहले 11th क्लास में पढ़ा है, वापस पढ़ेंगे हम यहाँ, लेकिन उसकी परिभाषा, उसका फॉर्मूला हमने 11th क्लास में पढ़ा है। तो सबसे पहले अगर हम बल आघूर्ण की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि एक बल युग्म होता है, कपल ऑफ फोर्स होता है। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर हमें रोटेट करवाना है तो देखो मैं कहता हूँ कि एक फोर्स यहाँ अप्लाई करो, एक फोर्स यहाँ अप्लाई करो, ठीक है। बल युग्म या बल आघूर्ण जो हम कह रहे हैं वो हम कहते हैं कि ये दो बल होते हैं, दो बलों का युग्म होता है। युग्म है मतलब दो है, पैर है, जोड़ा है। तो दो ऐसे बल जो परिमाण में समान और दिशा में विपरीत हो, परिमाण में समान और दिशा में विपरीत कार्यरत हो, तो वो एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, यानी कि बल आघूर्ण कहलाते हैं। तो देखो, तो जो बल आघूर्ण है, बल युग्म है, इसमें हमने कहा कि ये दो बल है, दोनों परिमाण में अगर मैं कहता हूँ कि बराबर है और दिशा में देखो विपरीत है, लेकिन क्या ये दोनों बल इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करवा सकते हैं, यानी कि क्या इसको घुमा सकते हैं इधर या इधर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं क्या? नहीं घुमा दे सकते। अगर मैं कहता हूँ कि यही दोनों फोर्स यहाँ ऐड कर रहे हो, एक यहाँ एक यहाँ, तब भी पॉसिबल नहीं है। दोनों अगर इस एंड पे लेके आ जाए, दोनों यहाँ लग रहे हो, तब भी पॉसिबल नहीं। तो इसका मतलब कि ये दोनों जो बल है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो, लेकिन इनकी कार्यकारी रेखा, लाइन ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, वो सेम नहीं होनी चाहिए, एक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे तो क्या था, एक ही लाइन पे एक्ट कर रहे थे। जैसे मैं कहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट है, अगर एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, ठीक है। तो इस व्यवस्था में देखो दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में तो है, एक डाउनवर्ड है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में है, डायरेक्शन तो अलग अलग ऑपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन उसके अलावा और क्या है, उनकी लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है, उनकी कार्यकारी रेखा भी अलग अलग है। देखो एक की लाइन ऑफ एक्शन यहाँ है, एक की लाइन ऑफ एक्शन यहाँ है, दोनों एक दूसरे के समांतर है, एक ही लाइन पे काम नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कि ये जो दोनों बल यहाँ लग रहे हैं वो इस वस्तु को घुमाएंगे, रोटेट करवाएंगे इसको, और इसी को बल आघूर्ण ज्ञात करते हैं। तो यहाँ बल आघूर्ण हमें किसके लिए ज्ञात करना है? विद्युत द्विध्रुव के लिए। लेकिन पहले हम कहें कि यहाँ पे बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो अगर हम कहते हैं ये फोर्स F है, बल F है, और इनके बीच की दूरी अगर मैं कह देता हूँ कि R है, ठीक है, कोई भी दूरी मान लो, तो बल आघूर्ण का मान क्या होता है? इन दोनों के मध्य की लंबवत दूरी तथा बल के परिमाण के गुणनफल के बराबर बल आघूर्ण होता है। ये बल आघूर्ण का परिमाण होता है। तो अब हमें विद्युत द्विध्रुव के लिए बल आघूर्ण ज्ञात करना है। ज्ञात करें। जैसे अगर हम कहते हैं कि इस तरफ धनात्मक आवेश रखा हुआ है और यहाँ पर ऋणात्मक आवेश रखा हुआ है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ। धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है, पढ़ा हमने। विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा प्लस से माइनस की ओर, ये होगी ई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की दिशा होगी। अब इस विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में, यानी कि जो परिमाण है विद्युत क्षेत्र का वो एक समान है, ठीक है। जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हम यही कह रहे हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है ये। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर
लगने वाला बल आघूर्ण। ओके, बल आघूर्ण है तो हम कहते हैं कि ये विद्युत द्विध्रुव, जैसे एक आवेश यहाँ कह दें, कुछ दूरी पर दूसरा आवेश यहाँ रखा हुआ है। ओके, ये हमने मान लिया कि अपना विद्युत द्विध्रुव है ए, इसका बिंदु बी। यहाँ बिंदु ए पर मैं कह देता हूँ कि माइनस क्यू आवेश रखा है और बिंदु बी पर मैं कह देता हूँ प्लस क्यू आवेश रखा है, क्योंकि देखो विद्युत द्विध्रुव का मतलब हमने पढ़ा है कि जब परिमाण में समान लेकिन प्रकृति में विपरीत दो आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर रखे हो तो इस व्यवस्था को हम विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। तो ये विद्युत द्विध्रुव हो गया अपना, और इनके बीच की दूरी हम क्या लेते हैं, 2a लेते हैं। ये 2a दूरी हो गई अपने पास। अब देखो इस माइनस क्यू आवेश पे एक बल लगेगा। माइनस क्यू पे बल कैसे लगेगा, इधर जो धनात्मक आवेश है वो इस माइनस को इस तरफ आकर्षित करेगा, इधर आकर्षित करेगा ना, और जो यहाँ प्लस है उसको ये माइनस आकर्षित करेगा, इधर बल लगाएगा। तो एक तो बल जा रहा है ये ऐसे यूं, और एक ये बल लग रहा है ऐसे इस तरफ। ये दो बल उधर, एक तो उधर लग रहा है, एक ये इस तरफ लग रहा है। एक समान विद्युत क्षेत्र है, समान आवेश है, यानी कि बल का परिमाण भी एक समान हुआ। अब जो दोनों आवेशों पर लग रहा है वो बराबर लग रहा है, अलग अलग नहीं लग रहा है। जितना एफ यहाँ लग रहा है उतना ही एफ यहाँ लग रहा है, बल का परिमाण बराबर है। ओके, अब एफ हमें पता है बल है, और 2a दोनों आवेशों के मध्य की दूरी है। हमें ज्ञात करना है बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण के लिए हमने क्या कहा था फॉर्मूला, कि बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणा लंबवत दूरी, बल गुणा लंबवत दूरी। बल आघूर्ण को हम प्रदर्शित करते हैं टाउ से, टॉर्क। बल को प्रदर्शित करते हैं हम एफ से। अब लंबवत दूरी, या फॉर्मूले में हमें लंबवत दूरी कहाँ दिख रही है, क्या ये 2a लंबवत दूरी है? ये नहीं, ये 2a लंबवत दूरी नहीं है। देखो एक बल हमने कहा ये इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, ये दोनों समांतर हुए। तो यहां से अगर एक लंब खींचा जाए, ये खींच दिया, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C मान लेते हो। तो देखो BC क्या है, लंबवत दूरी है। ठीक है, जो लंबवत दूरी है वो अपने पास क्या है, BC। तो टॉर्क के लिए हमने लिखा टॉ इक्वल टू F इंटू BC। और BC का मान कहाँ से निकालें, तो देखो एक त्रिभुज बन रहा है अपने पास, त्रिभुज ABC। उसमें अगर मैं कहता हूं कि जो विद्युत द्विध्रुव है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ थीटा कोण पर रखा है। कहाँ रखा है, थीटा कोण पर रखा है। ठीक है, तो ये त्रिभुज जो अपने पास आ रहा है ABC, इसमें ये समकोण है, 90 डिग्री बनना है, समकोण त्रिभुज हुआ। तो क्या इस समकोण त्रिभुज से हम BC जो अपने पास लंबवत दूरी है वो ज्ञात कर सकते हैं? आसानी से कर सकते हैं, बच्चों का खेल है ये तो त्रिभुज। तो देखो समकोण त्रिभुज ABC में हमें किसकी जरूरत है, BC की। BC त्रिभुज के लिए क्या है, लंब है। हमें एक भुजा ये वाली पता है AB, जिसका मान 2a है और वो इस त्रिभुज का कर्ण है। तो लंब और कर्ण में संबंध साइन के रूप में है या कॉस के रूप में है, लाल बटा कक्का। लंब बटा कर्ण किसका होता है, साइन का। तो साइन लेंगे अभी हम, साइन थीटा है। त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कौन है, BC है, कर्ण कौन है, AB है। AB है ना कर्ण, ये 90 डिग्री साइन वाली भुजा। तो BC बराबर क्या हुआ, AB इंटू
साइन थीटा। ए बी का मान हमें पहले से ही पता है, ए बी का मान कितना है 2a है, तो बी सी बराबर क्या बन गया 2a साइन थीटा। अब ये बी सी का मान जो 2a साइन थीटा वो याद रख दें, बलागुण याद कर सकते हैं हम, इसलिए टॉ बराबर एफ गुणा BC, और BC का मान 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा हमने ज्ञात कर लिया। अब F का मान विद्युत क्षेत्र के रूप में रखो, तो देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, बिकॉज क्योंकि E इक्वल टू था F अपॉन Q, इसी से अगर तिरछा गुणा करके निकालो तो F बराबर क्या बनता है QE, ये मान दो F का, F बराबर QE यहाँ, दैट्स वाई टॉ बराबर F की जगह QE रखेंगे गुणा में 2a साइन थीटा। अब दिमाग में तुम्हें हिट करना चाहिए कि Q इंटू 2a देखो आ रहा है, Q इंटू 2a हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या था Q इंटू 2a P था, याद है ना, Q इंटू 2a को हमने क्या लिखा था P, जिसको हमने कहा द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। तो ये बन गया टॉ बराबर Q इंटू 2a की जगह P लिखोगे तो P ये E की जगह E और ये साइन थीटा, टॉ बराबर रह गया PE साइन थीटा। सिंपल सा फॉर्मूला है, आसानी से आ गया। अब साइन थीटा है, बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, तो P और E में क्या आएगा, डॉट गुणा या क्रॉस गुणा, तो सदिश राशि के लिए आता है क्रॉस गुणा, P क्रॉस E आता है, बस ये हो गया देखो, तो बराबर P क्रॉस E, सिंपल है ना, आराम से पढ़े इसको, रिपीट करें। तो जो हमने कहा एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है AB, जिसकी दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a है, एक माइनस Q आवेश बिंदु A पर, बिंदु B में प्लस Q, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ हमें तीर से दर्शाई गई है। अब इस माइनस पे इस प्लस के कारण इधर बल लगेगा, इस प्लस पे इस माइनस के कारण इस तरफ बल लगेगा, तो बिंदु A और बिंदु B पर जो दोनों आवेश है उन पर बराबर और विपरीत आवेश लग रहा है, देखो तो बराबर और विपरीत आवेश लग रहा है, एक दूसरे के समांतर लग रहा है, यानी कि वो इस द्विध्रुव को घुमाने की कोशिश करेगा, घुमाएगा मतलब कि बल युग्म का निर्माण करेगा, बल आघूर्ण हमने कहा बल गुणा लंबवत दूरी है, तो F इंटू BC जो अपने पास लंबवत दूरी, BC का मान हमने ज्ञात किया 2a साइन थीटा, मान रखा, हमें पता है कि E इक्वल टू F बाई Q होता है, तो F इक्वल टू QE हो गया। उसी के साथ हमें पता होना चाहिए कि P का फॉर्मूला Q इंटू 2 है, तो इसको रिप्लेस किया, तो टॉ बराबर है गया P साइन थीटा, सदिश गुणा के रूप में लिखा, तो टॉ बराबर P क्रॉस E आ गया। ओके, आ गया समझ में? फिजिक्स इज वेरी सिंपल, आसानी से छोटे छोटे डेरिवेशन हो जाते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। अब अपने पास नया टॉपिक आता है, नए टॉपिक तो सारे आ रहे हैं सर, इसमें क्या फर्क है? फर्क यूं है कि अभी तक हमने पढ़ा है विद्युत क्षेत्र के बारे में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। अब हम पढ़ेंगे नया टॉपिक विद्युत फ्लक्स, एक नया टॉपिक। क्या है? विद्युत फ्लक्स, लक्स साबुन नहीं है, फ्लक्स है। क्या है? विद्युत फ्लक्स है। और फ्लक्स क्या है सर? क्वेश्चन तो आएगा दिमाग में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। फ्लक्स क्या होता है? तो देखो, हमने विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए एक चीज पढ़ी कि अगर कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र विद्यमान है तो उसकी उपस्थिति दर्शाने के लिए हमने विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ा। ठीक है?
तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा भी उसी के इर्द गिर्द है। मैं कहता हूं कि ये कोई पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ में से गुजरने वाली, इसमें से निकलेगी, यहां से निकलती रहेगी, इसमें से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, इस पृष्ठ में से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। अब संख्या है कैसे? जैसे ये बल रेखा है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा भी तो है, ये बल रेखा इधर जा रही है, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा है इसका, ये E। अब मैं कहता हूं कि कोई इसमें छोटा सा पृष्ठ ले लिया, जैसे ये ले लिया, तो इसका एकांक क्षेत्रफल सदिश अपने पास इस ds का n कैप ले लेते हैं। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है E, उसके साथ मैं कह देता हूँ एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, छोटा सा पृष्ठ हमने ds लिया है, ds पृष्ठ क्षेत्रफल लिया, उसका एकांक सदिश n कैप पृष्ठ के लंबवत हमेशा, और विद्युत क्षेत्र की दिशा E विद्युत बल रेखाओं की दिशा के अनुसार हम दर्शा सकते हैं। जो E है वो अपने पास विद्युत बल रेखाओं के अनुसार है। E और n कैप के बीच का एंगल हमने कहा ये वाला थीटा है। अब विद्युत फ्लक्स का जो परिमाण आता है वो परिमाण हमें कहता है कि विद्युत फ्लक्स का परिमाण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन के बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन के बराबर होता है। ध्यान रखें, विद्युत फ्लक्स को हम प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखना, फाई से। इससे फाई, पाई नहीं है, ये फाई है। तो फाई के लिए हम लिखते हैं फॉर्मूला, तो फाई इक्वल टू आता है अपने पास, जो किसका हमने कहा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E, जो कि एक सदिश राशि है, तथा क्षेत्रफल सदिश ds के अदिश गुणनफल। अदिश मतलब डॉट गुणा, डॉट और क्रॉस हमने पढ़ा ना, दो प्रकार के गुणा, 11th क्लास हमने पढ़ा इनके बारे में। सदिश गुणा और अदिश गुणा दो चीजें हमने 11th क्लास में पढ़ी है, बराबर है, दोनों चीजें हमने पढ़ी है। तो E डॉट ds और E डॉट ds मतलब यहाँ क्या लिखोगे, साइन या कॉस, तो फाई इक्वल आएगा E ds कॉस थीटा। फाई बराबर क्या आया, E ds कॉस थीटा आया। ये फॉर्मूला अपने पास फ्लक्स के लिए, ये अल्पांश के रूप में कह सकते हैं हम, यानी अल्प मान है तो क्या लिखोगे, d फाई लिखोगे, और पूरा मान अगर लिखते हो तो इसी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम समाकलन के रूप में कि फाई बराबर समाकलित, और वो भी समाकलन बंद पृष्ठ का। देखो हमने बात किसकी की, बंद पृष्ठ की। जो समाकलन है वो किसका है, क्लोज सरफेस का। देखो यहाँ पे समाकलन के निशान पे बंद लगा रहे हैं क्लोज सरफेस के लिए, तो उसको हम लिखते रहते हैं E डॉट ds, E ds लिख सकते हैं। d फाई मतलब अल्पांश के कारण विद्युत फ्लक्स से अल्प मान है, और ये कुल मान है समाकलित रूप में है कि फाई बराबर E डॉट ds लिख सकते हैं। अगर फ्लक्स का मात्रक निकालें तो मात्रक तो फॉर्मूले से आ जाएगा। फाई का मात्रक क्या होगा, तो फाई का मात्रक यानी कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक E ds, तो E विद्युत क्षेत्र की दिशा हमने पढ़ी, देखो क्या था, न्यूटन प्रति कूलम, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के लिए फॉर्मूला था E बराबर F बटा Q, बल बटा आवेश। बल हम मापते हैं न्यूटन में, आवेश मापते हैं कूलम में। ds है यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल किससे मापते हैं, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम, इसको ऐसे भी लिखते हैं न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। और विमीय सूत्र लिखें, डायमेंशन लिखें इसके, तो विमा क्या आएगी, देखो न्यूटन के लिए क्या लिखते हो, m1 l क्या आता है, याद है नहीं,
कोई बात नहीं, पूरा बता देते हैं। न्यूटन की जगह क्या लिख सकते हो? न्यूटन की जगह लिख सकते हैं केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि देखो न्यूटन आता है बल के लिए, और बल के लिए फॉर्मूला पड़ा है F बराबर ma, द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान किलोग्राम में, त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, इंटू मीटर स्क्वायर कूलॉम इनवर्स। अब कूलॉम के लिए कैसे लिखे? तो हमने पढ़ा था Q बराबर IT। Q बराबर क्या लिखा था? IT, यानी कि आवेश की जगह हम लिख सकते हैं धारा गुणा समय, धारा गुणा समय। तो जो कूलॉम इनवर्स है यानी कि 1/, में लिखोगे, और Q इक्वल टू IT मतलब एम्पियर इंटू सेकेंड। कूलॉम की जगह लिखा हमने एम्पियर इंटू सेकेंड लिखा है, Q बराबर IT होता है। अब सॉल्व कर दो, तो केजी मीटर इंटू मीटर स्क्वायर क्या बन गया? मीटर क्यूब, सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, सेकेंड क्यूब ऊपर चला जाएगा, इनवर्स होगा, एम्पियर भी इनवर्स होगा। रीमा निकालो, केजी मतलब m1, मीटर क्यूब मतलब L3 T माइनस 3 A माइनस 1। ये आ गया इसका विमेय सूत्र, m1 L3 T माइनस 3 A माइनस 1। चेक करना है, देखो आई का मात्रा हमने कहा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलॉम, क्योंकि EDS था, वहां से हमने कहा कि न्यूटन की जगह केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हो, कूलॉम की जगह एम्पियर इंटू सेकेंड लिख सकते हो। तो एम्पियर इंटू सेकेंड का भी हमने इन्वर्स किया, सेकेंड स्क्वायर का भी इन्वर्स किया, तो अपने पास विमेय सूत्र आ गया। अब ये सदिश है अदिश है, तो विद्युत फ्लक्स क्या है? यह एक अदिश राशि है, ध्यान रखना क्या है? अदिश है, स्केलर क्वांटिटी। धीर आया कैसे? नहीं आया ना, मतलब ये क्या है? अदिश है, स्केलर क्वांटिटी है। यस, ठीक है, इजी, बिल्कुल सिंपल विद्युत फ्लक्स। लेकिन फ्लक्स अपने बार बार काम आएगा, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे गाउस के बारे में, गाउस प्रमेय पढ़ेंगे, और गाउस प्रमेय हमें फ्लक्स के बारे में कहती है। गाउस प्रमेय किसके बारे में कहती है? विद्युत फ्लक्स के बारे में। वो वैसे काम आएगी अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में। जो गाउस प्रमेय है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में यूज करते हैं, लेकिन वो फ्लक्स के साथ संबंध देता है गाउस प्रमेय। ओके, तो ये आगे हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमें और पढ़ना है कुछ, ये आगे चलते हैं फ्लक्स के पश्चात। अब देखिए आगे होता है क्या। अब आते हैं हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? आवेश वितरण क्या है? तो देखो, जब हम किसी वस्तु को आवेश देते हैं तो वो आवेश कैसे फैलता है, किस तरह से वितरित होता है, वो वितरण के आधार पर हम यहाँ पर अलग अलग 3 राशियाँ लेते हैं, जो अपने गाउस प्रमेय में काफ़ी काम आएगी आगे, जब हम अलग अलग पृष्ठों के कारण, आवेशित पृष्ठों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। विभिन्न आवेशित पृष्ठों के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, अलग अलग आकार की वस्तुएं होगी तो उनके कारण ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हमें आवेश वितरण काम में लेना पड़ेगा। तो ये हम पढ़ रहे हैं पहले सतत आवेश वितरण। तो देखो, आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है, तीनों में एक साथ लिख रहा हूँ, ठीक है, आराम से समझे इसको। तो पहला हम कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। क्या है? रेखीय आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड, कि जब पृष्ठ पर हो, और देखो रेखीय आवेश वितरण होगा मतलब कि वो अपने पास एक रेखा पर होगा, तो उसको रेखीय आवेश घनत्व ले सकते हैं, डेंसिटी ले सकते हैं, चार्ज डेंसिटी। फिर अपने पास आता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या आता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। और तीसरा अपने पास आता है
आयतन आवेश घनत्व, ये तीन हो गए। रेखीय, पृष्ठीय, आयतनिक। सबसे पहले जब दिया गया संपूर्ण आवेश, दिया गया संपूर्ण आवेश एक रेखा पर वितरित हो, एक रेखीय रूप में, लाइन में हो, तो वो रेखीय आवेश घनत्व हुआ। वही अगर किसी पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल पर फैल जाए, पृष्ठ पर फैल जाए, क्षेत्रफल हो रहा है यानी कि पृष्ठ पर आ रहा है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व है। और तीसरा तीनों विमाओं में यानी कि पूरे आयतन में फैल जाता है, जैसे कि अपने पास रूम है। एक तो मैं कहता हूं कि सिर्फ एक लाइन पे है तो वो रेखीय आवेश घनत्व हुआ, एक केवल इसके पृष्ठ पे हो, चारों तरफ हो, तो वो पृष्ठीय आवेश घनत्व हुआ। और एक हम कहते हैं इस पूरे में फैल जाए, पूरे में फैलेगा मतलब क्या हुआ, पूरे आयतन में आ गया। देखो जब रेखीय है तब क्या है, केवल एक विमा है, लंबाई है ना। जब पृष्ठीय है क्षेत्रफल है यानी कि दो विमाएं हैं, और जब आयतनिक है मतलब तीनों विमाएं उसके अंदर, तीनों विमाएं है ना उसके अंदर, तभी तो वो अपने पास LBH तीनों आयतन है। तो यहाँ रेखीय आवेश घनत्व के लिए अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो रेखीय आवेश घनत्व के लिए आता है अपने पास फॉर्मूला, देखो प्रति एकांक लंबाई पर आवेश क्या है, प्रति एकांक लंबाई पर आवेश यानी कि आवेश बटा लंबाई। रेखीय आवेश घनत्व को हम लिखते हैं लैम्डा, आवेश बटा लंबाई। तो लैम्डा बराबर क्या बन गया, Q बटे L। क्या बन गया, लैम्डा बराबर Q बटा L बन गया। पृष्ठीय आवेश घनत्व की अगर हम बात करें तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से, सिग्मा। तो सिग्मा के लिए हम लिखते हैं आवेश बटा क्षेत्रफल। क्या हो गया, आवेश बटा क्षेत्रफल। पूरे पृष्ठ की बात की ना हमने, आयतन आवेश घनत्व, इसको प्रदर्शित करते हैं हम रो से, रोना नहीं है, रो है, ठीक है। तो रो बराबर क्या आ जाएगा, देखो फॉर्मूला सिंपल है, आवेश बटा क्या लिखना है, आयतन लिखना है। तीनों देखो एक जैसे फॉर्मूले हैं, आवेश बटा लंबाई, आवेश बटा क्षेत्रफल, आवेश बटा आयतन। यहां हमने लिखा लैम्डा बराबर Q बटा L, सिग्मा बराबर क्या बनेगा, Q बटे क्षेत्रफल के लिए A लिखो, चाहे S लिखो, सरफेस के लिए ले सकते हो, जैसे मैंने A लिखा, सिग्मा बराबर Q बटा A हो गया। ऐसे ही रो के लिए आवेश बटा आयतन, Q बटा V। V वेलोसिटी नहीं है, वेग नहीं है, याद रखना, आयतन है, वॉल्यूम। अब तीनों की मात्रा लिखो, तो मात्रा देखो पहले लैम्डा के लिए लिखोगे, लैम्डा के लिए क्या आएगा, Q बटा L। Q बटा L मतलब कूलॉम बटे मीटर। क्या आया, कूलॉम बटा मीटर, कूलॉम मीटर इनवर्स। फिर सिग्मा के लिए, तो सिग्मा के लिए क्या आएगा, कूलॉम बटा क्षेत्रफल मतलब कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। ये सिग्मा का मात्रा आ गया। ऐसे रो का मात्रा लिखोगे तो रो का मात्रा क्या आएगा, कूलॉम बटा मीटर क्यूब आएगा, कूलॉम प्रति मीटर क्यूब होगा। तीनों राशियां होगी अपने पास, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, तीनों आवेश घनत्व हो गए। तो लैम्डा बराबर आवेश बटा लंबाई, कूलॉम प्रति मीटर, सिग्मा बराबर आवेश बटा क्षेत्रफल, कूलॉम प्रति मीटर स्क्वायर, रो बराबर आवेश बटा आयतन, कूलॉम प्रति मीटर क्यूब। ठीक, ये हुआ आज का काम। अब गॉस थ्योरम क्या कहती है, गॉस थ्योरम कैसे काम आती है, ये देखिए अगले भाग में।